अस्सलाम वालेकुम, डीएमएच न्यूज के साथ मैं हफ्जुल यूबी। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का इनकार। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम तनख्वाह से आमदनी पर टैक्स लगाने पर सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसके स्पीकर नदीम भट्ट FCA चेयरमैन लाहौर टैक्स बार अकेडमी ने इनकम टैक्स 2001 के सेक्शन 12, 13 और 14 पर ब्रीफिंग दी। बुक जो है टैक्सेशन की वो ऑलरेडी 2018 से 25 तक की फेसबुक के ऊपर ग्रुप बना हुआ है। छोटी सी अकेडमी हमने एक बनाई हुई है इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस के नाम पे, तो उसको आप सर्च कर लें। उसके पहले पेज के ऊपर फाइल्स का टैब एक बना हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो वो सारी किताबें आपके सामने आ जाएंगी। तो जो उनसी आपको चाहिए 18 से लेके 25 तक आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल कर लें। और आगे जितने लोग हैं आप बांट दें, ये सदका जारिया के तौर पे है, तो जितना किसी को हिस्सा मिलेगा सब में आपका भी हिस्सा उतना पड़ जाएगा। इसी नाम से हमने YouTube पे चैनल भी बनाया हुआ है, जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो वीडियोस हम अपलोड कर देते हैं। बाकी अब ये सारी माशाल्लाह रिकॉर्डिंग हो रही है, ये भी हम लिंक इसका शेयर करते जा रहे हैं साथ साथ। मकसद पैसे कमाना नहीं था कि अपने को मोनेटाइज करके पैसा कमाएं, मकसद ये था कि लोगों तक चीज़ जो है वो पहुंचे। तो अब फेसबुक पे, लिंक्डइन पे या व्हाट्सएप में कोशिश होती है कि लिंक आपको उसका शेयर कर दिया जाए, क्योंकि इनकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। हम एक देसी तरीका मोबाइल लगा दिया, कच्चा पक्का जितना था वो चला गया, लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो इसकी विजिबिलिटी, इसकी आवाज़, प्रोमिनेंसी बहुत अच्छी है। तो आप उसको, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि जी आवाज़ कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तस्वीर सही नहीं आ रही। प्रोफेशनल कैमरे हैं, ये आपके सामने लगा हुआ है, इसको आप वीडियोस को भी यूज़ कर सकते हैं। वापस आता हूँ जी मैं लेक्चर की तरफ। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, आपके साथ कुछ चीज़ें पहले शेयर कर लूँ तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। आज का जो टॉपिक है जी बेसिकली वो सैलरी से रिलेटेड है। मटेरियल तो खैर काफ़ी बना हुआ था, कुछ हमने उसको सेट किया नए लॉ के मुताबिक। है क्या बेसिकली सैलरी? आप जितने मेन जो कंट्रोलिंग सेक्शन है उसके अंदर वो सैलरी होगा। आप जब बुक में जाके ऑर्डिनेंस में या किताब में सेक्शन 12 जब आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 12 13 को भी कवर करता है सेक्शन को, और 14 को भी कवर करता है। इट मीन्स कि जो कंट्रोलिंग सेक्शन है वो सेक्शन 12, और वो 12 कहता क्या है सेक्शन, उसके बारे में ओवरव्यू देता हूँ, फिर उसके बाद आपको मटेरियल दिखा दूंगा। वो ये कहता है कि जी आपने कोई भी अमाउंट एज ए एम्प्लॉई रिसीव की तो वो आपकी सैलरी इनकम बनेगी। अब आप जो सोचेंगे वो सब इसके अंदर कवर्ड है। आपकी नॉर्मल सैलरी, कमीशन, फी, बोनस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एरियर सैलरी, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, सैलरी नॉट रिसीव्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, एग्जेम्प्ट सैलरी, हर तरह की चीज इसके अंदर उन्होंने कवर्ड की हुई जो एक एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर से रिसीव कर सकता है। ये उसका शॉर्ट चार्ट है कि सेक्शन 12 के अंदर रेड विद रूल 6 है। फिर 12 सिर्फ देखेंगे आगे तो सैलरी ट्रीटेड टू हैव बीन रिसीव्ड एंड पेड है, प्रॉफिट इन ली और इन एडिशन टू सैलरी, गोल्डन हैंडशेक। फिर वैल्यू ऑफ परक्विजिट 13 के अंदर है, और एम्प्लॉई शेयर स्कीम आपको 14 में मिलेगा। गर्ज ये कि कोई चीज उन्होंने इसमें से स्किप नहीं की। आप जो भी सारे मिलके सोचेंगे ना वो सारा कुछ इसके अंदर कवर्ड है जो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर से रिसीव करेगा। वो गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, फ्री सर्विसेज है, ठीक है, कंपनसेशन है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, बोनस है, फी है, कमीशन है, रेगुलर पेमेंट है, गर्ज प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, जो कुछ है। और इसके अलावा जो यहाँ नहीं स्पेसिफाइड होगा वो उन्होंने एट द एंड ऑफ, जैसे 5 हेड्स ऑफ इनकम में उन्होंने कहा जो 4 में नहीं आएगा वो 5वें में आ जाएगा। इसी तरह जो सैलरी इनकम के अंदर उन्होंने डिफाइन किया है वो किसी चीज को छोड़ा नहीं उन्होंने। जो बचा एनी अदर बेनिफिट अदर देन स्पेसिफाइड अबव। तो दो तरह की चीजें आपके पास आ गई, स्पेसिफाइड एंड नॉन स्पेसिफाइड। दोनों चीजें उन्होंने सैलरी के अंदर कवर कर ली। गर्ज कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जी मैंने जो पैसे रिसीव किए हैं वो ये तनख्वाह ना इसको समझा जाए, ये इसको एग्जम्पशन समझा जाए, ऐसे नहीं है। कोई चीज उन्होंने नहीं छोड़ी इसके अंदर। पहला तो एक पॉइंट ये है। सो जब आप इसको देखेंगे 12, 13 और 14 सेक्शन पूरा पढ़ लेंगे तो आपको यही समझ आएगी कि उन्होंने कोई भी चीज जो एम्प्लॉय को दे सकता है या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से ले सकता है उसको उन्होंने स्किप नहीं किया। हाँ, आगे वो पार्टली एग्जेम्प्ट है, फुली एग्जेम्प्ट है, फुली टैक्सेबल है, वो बात की बात है। जैसे पेंशन अगर एक बंदे को रिसीव होती है स्पेसिफाइड गवर्नमेंट इदारों से या जहाँ से भी, अगर वो कंडीशन मेट करता है तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, बट इट इज़ ए पार्ट ऑफ ग्रॉस सैलरी। आप ग्रॉस सैलरी में लिखेंगे पेंशन, आगे लिखा हुआ है एग्जेम्प्ट, अगला कॉलम आप उसमें पूरी अमाउंट डाल देंगे, 10 लाख पेंशन, 10 लाख एग्जेम्प्ट,
टैक्सेबल कितना बचा? 0। सिंपल सा फार्मूला आपके पास आ गया। सो जो नॉट टैक्सेबल है या पार्टली एग्जेम्प्ट है, यानी उन्होंने आपसे ग्रॉस सैलरी भी लेनी है, एग्जेम्प्ट भी लेनी है जो नॉट टैक्सेबल है, और एंड पे फिर आपसे टैक्सेबल भी वो आपसे लेगा। ये पांचों हेड्स ऑफ इनकम में इसी तरह जाएगा। ग्रॉस कितना था, नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट या सेपरेट ब्लॉक या फाइनल डिस्चार्ज वो माइनस कर दो, और एंड पे जो नॉर्मली टैक्सेबल है वो आपका ऑटोमेटिक फार्मूला उसके अंदर लगा हुआ है। 2 कॉलम मैंने फिल करने हैं, ग्रॉस के और एग्जेम्प्ट के। टैक्सेबल वो खुद ही निकाल लेगा, फिर उसको उठा के ले जाएगा वो टैक्सेबल सैलरी के अंदर, और उस पर आपको टैक्स लगा के फिर उसके बाद उस पर टैक्स रिडक्शन और टैक्स क्रेडिट्स जो भी आपके हैं माइनस करके, तो अल्टीमेटली आपको बता देगा कि आपका टैक्स इतना बनता है। अब रेट्स ऑफ टैक्स आप लोग रिटर्न के अंदर जाके चेंज नहीं कर सकते। अगर मैंने लिखा मेरी 50 लाख रुपए सैलरी है, अज्यूम कर रहा हूँ, एग्जेम्पशन कोई नहीं है, या 10 लाख एग्जेम्प्ट है, अज्यूम कर रहा हूँ, बाकी का 40 लाख टैक्सेबल है, आपको उस पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। टैक्स वो ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके देगा कि 40 लाख पे भाई इतना टैक्स बनता है। अब आप देख लें कोई रिडक्शन है या पेमेंट हुई है तो माइनस कर ले, वरना उसने 40 लाख पे जो टैक्स निकालना है वो आपको चेंज नहीं करने देगा। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपके पास है ही नहीं ये चीज़। कोई बंदा अमाउंट कम कर सकता है, एग्जेम्प्ट ज़्यादा कर सकता है, वंस इट विल बी इन द टैक्सेबल कॉलम तो वो उसकी टैक्स लायबिलिटी ऑटोमेटिक उसके अंदर रिटर्न के अंदर कैलकुलेट हो जाएगी। अब सैलरी वाला हुआ तो सैलरी वाला रेट वो लगा देगा, और अगर नॉन सैलरी वाला हुआ तो नॉन सैलरी वाला रेट उसको चार्ज होगा। बहरहाल वापस आता हूँ, गर्ज ये कि अभी जो 12, 13 और 14 सेक्शन है, 12 सेक्शन मेन सेक्शन है जो 13 और 14 को कवर करता है। परक्विजिट्स आपके 13 के अंदर है जो बेनिफिट दिए जाते हैं, और 14 आपका एम्प्लॉय शेयर स्कीम है, वो सारे का सारा 12 के अंदर कवर्ड। देखिए मैं यहाँ पे ना आपको पढ़ाने नहीं आया, ये मैं पहले बता दूँ, मैं सिर्फ समझाने आया हुआ। आप पढ़ सकते हैं तो यहाँ बैठे हुए हैं तो पढ़ना आपको आता है, मैंने सिर्फ आपको समझाना है। मैं यही काम अब करता हूँ कि क्रक्स मैंने निकालना होता है कि यार ये तुम कहना क्या चाहते हो। हाँ कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो वो मेरे साथ बाद में आप शेयर कर लें। पहला जी टैक्सेबिलिटी ऑफ सैलरी, आप पॉइंट याद रखिएगा। आप सैलरी रिसीव्ड करेंगे तो आप टैक्स पे करेंगे। अगर मैं सैलरी रिसीव नहीं करता, मसलन एक बंदे को पूरा साल तनख्वाह ही कोई नहीं मिली, एम्प्लॉयर कहता है अच्छा भाई देते हैं, या 6 माह की मिली या 2 माह की नहीं मिली, कोई ऐसा पीरियड बीच में आ गया सारा या पार्टली जिसके पैसे आपको रिसीव नहीं हुए, तो रिटर्न में वो अमाउंट ऑफर करने की ज़रूरत नहीं है जो आपने रिसीव नहीं की। अगर एक बंदे को तनख्वाह ही पूरा साल नहीं मिली, उसने कहा दे दूंगा भाई, अभी नहीं है मेरे पास पैसे, जैसे ही आएंगे मैं तुम्हें पे कर दूंगा, आज नहीं है मेरे पास पैसे, हालात ख़राब है, बिजनेस नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो नहीं एग्जीक्यूट हो रहा, या पैसे ब्लॉक हो गए, आने वाले नहीं आ रहे भाई, नहीं है पैसे, आप काम करते गए, उन्होंने आपको नेक्स्ट ईयर जाके 25 में आपके सारे पैसे रिलीज कर दिए। अब 24 में क्या करूं? 24 में मुझे रिटर्न के अंदर 0 सैलरी इनकम दिखानी है, लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट में आपने रिसीवेबल की एंट्री डाल देनी। ये एक काम आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, सैलरीड पर्सन कौन है? एक जिसकी है ही तनख्वाह इनकम वो, लेकिन लॉ में ऐसे नहीं है। लॉ ये कह रहा है कि जिसकी तनख्वाह उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम के 75% से एक्सीड करेगी वो बंदा सैलरीड पर्सन है। एक तो एक बंदे की तनख्वाह ही है सिर्फ, तो सैलरीड पर्सन है, लेकिन एक सैलरी के अलावा साथ इनकम और भी आ रही है। आप कह रहे जी रेंटल इनकम भी आ रही है, सैलरी इनकम मेरी 50 लाख है, रेंटल इनकम मेरी 10 लाख है, 60 लाख हो गया टोटल। सो टैक्सेबल सैलरी मेरी हो गई 60 लाख रुपए। अब मुझे परसेंटेज निकालनी है कि मेरा 50 लाख जो है वो 60 लाख के कितने परसेंट है। 75% मुझे चाहिए। अगर मैं 60 लाख का 75% लूँ, 35% मैक्सिमम रेट है जो सैलरी पर्सन को 2025 में चार्ज हो रहा है। नॉन सैलरी का जो मैक्सिमम रेट है वो 45% है। तो आपको पहला स्लैब बराबर है, दोनों में 6 लाख रुपए पे 0% टैक्स है। उसके बाद नॉन सैलरी का टैक्स बढ़ता जाएगा सैलरी पर्सन के मुकाबले में। सो मुझे आल्दो के रिटर्न के अंदर आप फिगर डालेंगे तो वो खुद ही उसको सैलरी या नॉन सैलरी का रेट वो लगा देगा, लेकिन उसको आप चेक कर लें वो सही है कि गलत है। तीसरे जो मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए, एम्प्लॉयर कौन है, एम्प्लॉई कौन है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये आपके सेक्शन 2 के 20, 21 और 22 के अंदर से एक ही सीक्वेंस में डिफाइन किए गए। एम्प्लॉयर जो पैसे दे रहा है, एम्प्लॉई जो पैसे ले रहा है, एम्प्लॉयमेंट जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन आपस में तय हुई हैं, उसे हम जैसे आप लोग जब टैक्स की कंसल्टेंसी देते हैं या कोई और सर्विसेज देते हैं तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं कि भाई मेरी इतनी फीस होगी, इस काम के इतने पैसे मैं लूंगा और इतनी देर में होगा। ये एम्प्लॉई में ऐसे नहीं है कि आप एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि भाई आपने 1 महीना, ये आपकी स्टार्टिंग टाइम है, ये आपका टाइमिंग है, ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये आपकी सैलरी है,
ये उसका ब्रेकअप है, ये बेनिफिट्स है, ये परक्विजिट्स है, ये टोटल है, इसमें से इतना हम टैक्स काटेंगे और बाकी पैसे आपको रिलीज कर देंगे। या कोई और अगर कोई डिडक्शन है तो आपके जितने पब्लिक होल्डिंग ऑफिसर है, इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लेके आपके चपड़ासी तक जितने लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जिस स्केल में भी वो है, दे आर एम्प्लॉइज ऑफ द स्टेट। MPA, MLA, सेनेटर, जजेस, सब लोगों को तनख्वाह जाती है, सैलरी जाती है। अब उसमें से कितना एग्जेम्प्ट है, कितना टैक्सेबल है, वो अपनी जगह पे, लेकिन है वो सैलरी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये तय करना है कि आपका क्लाइंट या आप करते क्या, जॉब है, सर्विसेज है, कमीशन है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, क्या है। हेड ऑफ इनकम डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। उसकी एक रीज़न ये भी है कि सैलरी के अगेंस्ट आप कोई अपने एक्सपेंसेस नहीं माइनस कर सकते। 12 सबसेक्शन 4 ये कहता है, एक बंदे की तनख्वाह अगर 10 लाख है, वो कहता है जी मेरे घर के खर्चे जनाब 15 लाख के हैं, बाकी तो मैं वाले साहब से लेके पूरे करता हूँ, तो फिर तो टैक्स कोई भी नहीं देगा। फिर तो हर बंदे के खर्चे उसकी इनकम से ज़्यादा होंगे या बराबर होंगे। तो बंदा ढूंढना पड़ेगा कि क्यों, कौन है वो बंदा जिसके खर्चे कम है जो टैक्स देगा। इस तरह नहीं है कानून। कानून ये कहता है कि जो आपने सैलरी लेनी है उसमें से आप एग्जेम्प्ट सैलरी माइनस कर सकते हैं और बाकी के ऊपर जो टैक्स बनता है वो हमें दे दें, इर्रिस्पेक्टिव कि आपके खर्चे जितने मर्जी हो। ये उसकी एक एग्जाम्पल है। अगर आप पार्ट टाइम भी एम्प्लॉई कहीं काम करेंगे तो आप एम्प्लॉय ही ट्रीट, ज़रूरी नहीं कि आप फुल टाइम होंगे, पार्ट टाइम भी होंगे तो आप एम्प्लॉय ही ट्रीट होंगे, डिपेंड अपॉन दी टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे आप अगर टीचर हैं, आप विजिटिंग बेस पे पढ़ाते हैं एक जगह पे, आप एम्प्लॉय नहीं हैं, आप वर्क बेस है। जितने लेक्चर देंगे, जो पर लेक्चर फिक्स हो गया या मंथली फिक्स हो गया कि जी ये इतने लेक्चर आपने डिलीवर करने हैं और पर लेक्चर के हिसाब से इतने हम आपको सर्विस के पैसे देंगे। अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपको पैसे नहीं देंगे, और इसमें कोई रिटायरमेंट बेनिफिट भी नहीं है और कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये है जी बेसिकली 12, 13 और 14 को सम अप करके एक पेज पे ला के मैंने आपके सामने रख दिया। आप अगर देखेंगे तो वेरियस नॉर्मल पेमेंट्स, यानी सैलरी के अंदर शामिल क्या क्या होगा, कोई चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं है। आप सारे मिल के सोचें, आप इस एम्बिट और इस स्पेस से बाहर नहीं जा सकते। उसकी वजह पता क्या है, अगर आप पहले 7 में ना आए तो 8 में ऑटोमेटिकली आपने फॉल कर जाना। पहला क्या जी, पे, वेजेस, रेम्युनरेशन, लीव पे, लीव इनकैशमेंट, ओवर टाइम, बोनस, कमीशन एंड फ़ी। कमीशन एंड फ़ी अगर एम्प्लॉई को देंगे तो वो सैलरी में रहेगा। वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, वर्क कंडीशन सप्लीमेंट है कि अगर आप किसी डेंजरस कंडीशंस में या अनप्लेजेंट, बॉयलर हाउस होता है ना, बाहर अगर गर्मी जून में 40 है तो बॉयलर रूम के अंदर हो सकता है 45-50 पे पहुंची हो, तो वो बॉयलर जो हेड होता है उसको मैक्सिमम पैसे दिए जाते हैं क्योंकि वो इतनी हीट के अंदर अनप्लेजेंट कंडीशन में काम कर रहा होता है। कुछ लोग होटल इंडस्ट्री में ईद वाले दिन ट्रिपल टाइम सैलरी देते हैं, जो काम करेगा डबल भी देते हैं, डिपेंड करता है। अब अंदर दिल कर रहा है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, पैसा आपको खींच रहा है उधर, भाई 3 गुना ज़्यादा मिल रहा है, लेने हैं पैसे तो आ जाओ, तो लोग करते हैं। जिसको ज़रूरत है वो कर लेता है, जिसको नहीं है वो नहीं करता। तो वो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ सैलरी ही होगा। फिर आप ये नहीं कहेंगे जनाब मैंने गर्मी में काम किया तो मैं ये तनख्वाह पे मैंने नहीं टैक्स देना आपको, आपने कानून के मुताबिक चलना है, कानून ने आपके मुताबिक नहीं चलना। परक्विजिट्स सेक्शन 13 मैंने आपको कहा था, जितने आपको बेनिफिट्स हैं गाड़ी की शक्ल में, यूटिलिटी की शक्ल में, बच्चों की और भी कोई बेनिफिट्स इसके अंदर आगे मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी सब इसके अंदर कवर्ड है। उसमें से कितना एग्जेम्प्ट है कितना नहीं है वो अपनी जगह पे रहेगा। अलाउंसेस जितने आपको एजुकेशन के, रेंट के, सब्सिस्टेंस के, लिविंग के, एंटरटेनमेंट के जो अलाउंसेस हैं वो इसके अंदर शामिल है। अलाउंसेस में मैंने सिर्फ 2 चीज़ें आपको बतानी है, वो ये है कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। पहले लोग, आपको पता हर दौर में, पता क्या आपको सब पता है कि पहले हर दौर में फनकार लोग पैदा होते हैं। फनकार मीन्स जो ओवर स्मार्ट होते हैं, जो अपनी जेन को इस्तेमाल करके लोगों को मिस यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अब प्रेजेंटली क्या हो रहा था, इसकी अमेंडमेंट से पहले लोग क्या करते थे, एम्प्लॉयर से 3 लाख रुपया ले लेते थे, बस जी ये 3 लाख तुम ले लो और ये कनाडा का टूर, ये जो भी ऑफिशियल टूर है करके तो तुम हमें बस ठीक है दे दो, उसके बिल छिल जो भी है। अब वो क्या करते थे, एक्सपेंसेस हुए 2 लाख के, रिसीव कर लिया 3 लाख रुपए, अब 1 लाख रुपया जेब में डाल लिया और उसकी भी एग्जम्पशन क्लेम कर ली। देखिए जो तो आपने खर्च किया वो तो ऑफिशियल एक्सपेंस है, वो माइनस हो गया, तो बाकी का 1 लाख जो था वो आपकी इनकम थी, वो ओवर एंड अबव दी एक्चुअल एक्सपेंसेस है। इसलिए अब लॉ ने परसेंटेज बेसिस पे एक्सपेंडिचर की अलाउंस खत्म कर दी कि अगर आप रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर लेंगे तो एक्चुअल बिल आप देंगे। ये भाई मेरा 4 लाख रुपए का बिल, आपको 4 ही मिलेगा। अगर उससे ज्यादा आपको मिला तो वो चार्जेबल टू
टैक्स होगा, जबकि पहले ऐसे नहीं था। एक फिक्स्ड अमाउंट थी, ये दी और सारी एग्जाम्प्ट क्लेम कर ले, परसेंटेज खत्म हो गया फिक्स बेसिस, और एक एक्चुअल बेस पे वो उसको ले गया। ये अलाउंसेस के अंदर उन्होंने प्री कंडीशन यहाँ पे ये रख दी। 2.5 रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर आपके एक्सपेंडिचर ऑफिशियल परफॉर्मेंस के लिए हैं तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, अगर पर्सनल के लिए है तो वो चार्जेबल टू टैक्स है। 2.6 प्रॉफिट इन लिeu और इन एडिशन टू सैलरी, अगर आपको सैलरी में इजाफा हो जाए, दो हिस्सों में कर लें आप इस प्रॉफिट इन एडिशन टू सैलरी, आपकी सैलरी में इजाफा अगर हो जाता है, एचआर का काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी आप एडमिन का भी थोड़ा देख लिया करें, थोड़ा स्टोर का भी देख लिया करो भाई, थोड़ा सा अकाउंट्स का भी देख लो, कई जगहों पे तो एक बंदा सारे ही काम कर रहा होता है, तो पैसे हम आपको ज्यादा दे देंगे। इन एडिशन टू सैलरी भी सैलरी का हिस्सा है, और अगर सैलरी बंद हो गई, आपकी सैलरी खत्म होगी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, एन्युटी या आपको पेंशन मिली, तो वो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ सैलरी ही है। आगे वो एग्जेम्प्ट कितना है वो अपनी जगह पर रहेगा। 2.7 है जी एम्प्लॉई शेयर्स की, इसमें पूरा एक सेक्शन है। इसको आसान लफ्ज़ों में मैं ये कह देता हूँ कि अगर आपको एक शेयर की वैल्यू है मार्केट में 100 रुपया, आपको वो 90 रुपये का मिल जाता है, तो जितना आपने पे किया होगा और जितनी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपकी सैलरी इनकम है। आसान लफ्ज़ों में आपको 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये में मिल गई, तो बेनिफिट कितना है? 10 रुपये का। मैंने आपको फ्री दे दिया, भाई ये तुम ऐसे करो 100 शेयर फ्री ले लो, 100 की फेयर मार्केट वैल्यू 10 रुपये के हिसाब से 1000 बनी, या 100 रुपया बनी तो 10,000 हो जाएगा, वो मेरी सैलरी इनकम में चला जाएगा। ये बेसिकली एम्प्लॉय शेयर स्कीम है, मोटा सा आप जो है। और इसके अलावा अगर कोई बेनिफिट आपको मिला तो वो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ सैलरी ही बनेगा। 5 हेड्स ऑफ इनकम की तरह सैलरी ने भी स्पेसिफाइड के अलावा नॉन स्पेसिफाइड को 2.8 के अंदर उसने उनको कवर कर लिया हुआ। गोया 12, 13 और 14 सेक्शन जो है वो आपकी किसी किस्म की इनकम को जो आप एम्प्लॉयर से रिसीव करेंगे उन्होंने छोड़ा नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितनी जल्दी इसको समेटूं, क्योंकि फिर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो वो ले लेंगे। मैं सिर्फ परकोजिट्स पे 2-4 बातें और करके तो मैं इसको क्लोज करूंगा। ये है जी वो सेक्शन जो 4.2.2 जो नीचे है कि आपको सैलरी के अगेंस्ट एक्सपेंस कोई लॉ नहीं होगा। काफ़ी लोगों ने सवाल किया, एक बंदे ने सवाल किया कि जी मेरे सैलरी इनकम है 20 लाख रुपए, अब गौर से सुनिएगा, मेरी सैलरी इनकम है मंथली 20 लाख रुपए और मेरा मंथली एक्सपेंस है 25 लाख रुपए, बाकी का 5 लाख मैं वालिद साहब से लेता हूँ और बड़ी मुश्किल से मैं ज़िंदा रहता हूँ, तो टैक्स किस बात का दूंगा? सवाल मैंने कहा बहुत अच्छा है आपका, लेकिन मसला ये है कि लॉ में 12 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि आप सैलरी के अगेंस्ट एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर सकते। तो भाई अब मजबूरी है, 20 लाख में अगर कोई चीज़ एग्जेम्प्ट है तो माइनस हो जाएगा, वरना 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 24 लाख आपका बनता है, 24 मिलियन सॉरी। अगर 20 लाख पर मंथ के हिसाब से करें तो 24 मिलियन में अगर कोई चीज़ एग्जेम्प्ट है तो वो तो माइनस हो जाएगी, वरना 24 मिलियन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव कि आपके पर्सनल एक्सपेंसेस जितने मर्जी हो। अच्छा, अब सिर्फ परक्विजिट के एक चार्ट मैंने दिखाना ये है, ये ले लें तो मैं इसको, ये मैंने कोशिश की कि पूरे 13 सेक्शन को समेट के ना एक पेज के ऊपर ले आऊं। इनमें से कुछ भी अगर आपको मिला ना तो वो परक्विजिट्स है फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। तरीका फिर मैं आपसे शेयर करता हूं। पहला, छठा और सातवां वो फार्मूले के साथ है और बाकी सारे फिगर बेस्ड है। पहला, मोटर व्हीकल अगर प्रोवाइड की गई तो उसका रूल्स में तरीका बताया गया कैसे, फिर अकोमोडेशन की फैसिलिटी, और तीसरा इंटरेस्ट फ्री लोन। अभी मैं सिर्फ बात करूंगा बाकी का। अगर आपको कोई भी बेनिफिट मिला एम्प्लॉयर की तरफ से, मसलन मैंने आप 5.2 में कहा भाई आपके पर्सनल जो सर्वेंट्स हैं वो कितने हैं, आपने कहा जी 4, स्वीपर, गार्डनर, कुक और गार्ड, ड्राइवर भी डाल लें। मैंने कहा तुम उसको मंथली कितनी तनख्वाह देते हो, आपने कहा जी मेरा टोटल कोई 7-1 लाख बन जाता है जो मैंने मंथली इन लोगों को देना होता। एम्प्लॉयर ने कहा जी सारा दफ्तर की तरफ से
तो आपके लिए बेनिफिट 7 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से है। मैंने कहा नहीं भाई, मैं आधा दे देता हूँ, आधा तुम पे करो। तो फिर 3.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से बेनिफिट। सो जो भी बेनिफिट आएगा वो आपकी सैलरी इनकम में एज ए परक्विजिट के तौर पे जमा हो जाएगा। इसी तरह 5.3 यूटिलिटीज़ है, पर्सनल जो आपकी यूटिलिटीज़ है, जितना मैं आपको दूंगा वो आपका बेनिफिट होगा, पर्सनल वाला, ऑफिशियल वाला नहीं, वो ऑफिस के लिए है। अगर आपके बिहाफ पे 5.4 में आपका एम्प्लॉयर कोई लोन डिस्चार्ज कर देता है या आपका लोन माफ़ कर देता है, वो भी आपकी सैलरी इनकम में ऐड होगा जनाब, वो गिवन है इसके अंदर। फिर अगर आपको कोई प्रॉपर्टी या सर्विसेज ट्रांसफ़र कर देता है, आप एक उसने कहा यार तुम कहाँ रहते हो, आपने कहा जी किराए का घर है, तो मैं एक घर खरीदना चाह रहा हूँ, कोई 4 करोड़ रुपए का है। तो उसने कहा तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? उसने कहा जी मेरे पास 39 मिलियन पूरा है, 10 लाख रुपए मेरा कम है, वो मुझे दे दे। वो उन्होंने आपको दिया, वो आपकी सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगा। इसी तरह अकोमोडेशन का तरीका उन्होंने बताया हुआ है जी, और इंटरेस्ट फ्री लोन का भी, और प्लस मोटर व्हीकल की मैं बात करके क्लोज करता हूँ, फिर आपके सवाल ले लेते हैं। मोटर व्हीकल में अगर आपका एम्प्लॉयर मोटर व्हीकल आपको प्रोवाइड करता है तो उसकी जो कॉस्ट होगी उसका, अगर तो आप ज़ाती इस्तेमाल में गाड़ी ले जाते हैं तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल आपकी इनकम में ऐड होगा हर साल। अगर सिर्फ बिजनेस के लिए है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, और अगर बोथ के लिए है तो फिर आप 5% जो है अपनी सैलरी इनकम में ऐड करेंगे। क्योंकि टाइम मुझे बड़ा लिमिटेड मिला है तो मैंने शॉर्ट करके आपके सामने चीज़ें 12, 13 और 14 उसको प्रेजेंट किया है। अगर इसके बाद फिर इसके बाद और भी है, एक चार्ट और है, बस दिखाना है आपको, 2 चार्ट और दिखाने हैं, आप उसको जाकर स्टडी कर लीजिएगा। जो एग्जेम्पशंस बेसिकली है, ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी हैं। मैं एक चार्ट बनाया आपके लिए, काम आ जाएगा। ये है जी सेक्शंस, ये वो सेक्शंस हैं 42 से लेके 51 जिसमें स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस हैं, डिप्लोमेटिक्स वाले हैं, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, एग्जेम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, और करते करते आप फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपेक्टेड, एक ये है जी। और एक सेकंड शेड्यूल के अंदर जो एग्जेम्पशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके काम आ जाएगी, उसकी एक लिस्ट मैंने बना। ये है जी आपका क्लॉज 3 से लेके, ये सारी एग्जेम्पशन सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 के अंदर है। क्लॉज 3 से लेके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पेंशन, आप देखेंगे पोस्टल एनुटी, करते करते फंड, स्पेशल अलाउंसेस, डिफरेंट परक्विजिट्स बाय वर्चू ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और मेडिकल का जो है, ये सारी एक मैंने कोशिश की कि जैसे 12, 13, 14 एक जगह पे आया, वैसे सेक्शन एक जगह पे आ गया, और वैसे ही एग्जम्पशन सारी क्लॉजेस की एक जगह पे ला के हमने उसको फिट कर दिया। और फिर इसके बाद बाकी बच गया रिडक्शन, वो देख लें आप। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वाले हैं, ये सिविल सर्वेंट्स की क्लॉज 27 है जी। फ्लाइंग सब मेरीन अलाउंस अब नहीं अवेलेबल, फुल टाइम टीचर और रिसर्चर वाला अब अवेलेबल है, जो 25% सैलरी पे टैक्स में रिडक्शन है। तो ये करते करते आप पहुँचेंगे कहाँ पे, ये एक और चार्ट मैंने बना लिया और आसान करके सारी चीज़ों को लिस्ट किया, उसके 3 कॉलम रिटर्न की तरह बना दिए, आगे टोटल, एग्जेम्प्ट, नॉट टैक्सेबल और आगे टैक्सेबल। इसकी एक लिस्ट बनाई, और लिस्ट जो जो आया सामने आ गया माइनस किया। ये लिस्ट बोनस, फी, कमीशन, परक्विजिट सारा कुछ ऐड करके, तो एंड पे फिर एक आपकी फिर सैलरी ग्रॉस और जो एग्जेम्प्ट है वो निकाल के, तो एक प्रैक्टिकल समझे एग्जाम्पल टाइप चीज़ वो हमने बना दी। वैसे और भी एग्जाम्पल इसके अंदर है। अब आप मेरी साइड पे तो मुकम्मल हो गया, अब आपने मुझसे कोई इससे, हाँ रेट जी वो 23 के अभी से, वो आपको 25 हर साल के अलग अलग है, वो आपको पता है, वो रेट से रिवाइज हुए हैं इस दफ़ा, वो आप उसको जाके वहाँ से कि किस रेट के ऊपर टैक्स काटना है वो आप फर्स्ट शेड्यूल में जाके देख सकते हैं।